मेरे पापा की बहादुरी से शहीद होने के बाद जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने मेरे लिए दो आखिरी निशानियां छोड़ी थी। एक था K9302 नंबर वाला मिलिट्री डॉग जिसका नाम थंडर था। उसने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और 5 बार फर्स्ट क्लास मेडल जीता था, और आज पापा की जगह वही मेरा आखिरी रक्षक बन गया था। दूसरी चीज थी एक फोटो जिसमें फौजी वर्दी पहने 5 आदमी थे। उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, अगर कभी मुसीबत आए तो इन 5 लोगों को ढूंढना। इस लिखावट को मेरा चेहरा समझना, ये जीते जी और मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। खून से सनी हुई बर्फ पर नंगे पैर चलते हुए मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरे नंगे पैर पूरी तरह गल चुके थे और मैं थंडर के साथ 100 मील लंबा बर्फीला पहाड़ पार करके आया था। जब मैं आखिरकार मिलिट्री बेस के गेट तक पहुंचा तो मेरी आखिरी सांस बची थी। थंडर के पंजे घिसकर हड्डियों तक दिखने लगे थे। गेट पर खड़े अंकल जब मुझे देखकर पूछताछ करने आगे आए तो थंडर ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मुझे अपने पीछे छुपाया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने गले में लटकता हुआ वो पुराना K9302 नंबर का टैग उन्हें दिखा दिया। आधे घंटे बाद सिटी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के इमरजेंसी हॉल में भयंकर हड़कंप मचा था। सोंग गुओ कियांग नाम का एक आदमी पसीने में भीगा हुआ एक उधार की स्ट्रेचर को धक्का देते हुए सीधा इमरजेंसी हॉल में घुस आया। स्ट्रेचर पर मैं एक मोटे कंबल में लिपटा हुआ था और पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। थंडर मेरे ठीक बगल में गिरा पड़ा था और उसकी सांसें भी उखड़ रही थीं। सोंग गुओ कियांग की आंखें गुस्से और डर से लाल थीं। उसने पूरी ताकत से हॉल में चिल्लाते हुए अपनी पुरानी फौजी यूनिट का नाम लिया। मैं ओरिजिनल फील्ड हॉस्पिटल का मिलिट्री डॉक्टर सोंग गुओ कियांग हूँ। मुझे तुम्हारे सर्जरी डायरेक्टर वोंग वेई गुओ से मिलना है। उसे कहो तुरंत मेरे सामने आए। ठीक उसी वक्त सफेद कोट और चश्मा पहने एक मिडिल एज डॉक्टर वहां से गुजर रहा था। अपना नाम सुनकर उसने गुस्से में देखा और पास आकर बोला कि वो ही वोंग वेई गुओ है और वो आदमी यहाँ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वोंग वेई गुओ की आंखें फटी की फटी रह गई। घबराहट में अपने हाथ आगे करते हुए उसने चेहरे पर दाढ़ी और गंदे कपड़े वाले सोंग गुओ कियांग को देखा तो उसकी यादें अचानक ताजा हो गई। वो हैरानी से चीखा, लाओ सोंग, सोंग स्क्वाड लीडर। सोंग गुओ कियांग ने तुरंत वोंग वेई गुओ का हाथ पकड़ा और स्ट्रेचर पर पड़े मूर्छित बच्चे और कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाया, जल्दी इसे बचाओ, ये बच्चा मरने वाला है और ये कुत्ता भी नहीं बचेगा। वोंग वेई गुओ ने जल्दी से स्ट्रेचर की तरफ देखा और मेरा नीला पड़ चुका छोटा सा चेहरा देखा। उसकी डॉक्टर वाली इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गई। उसने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सीवियर निमोनिया, बॉडी शॉक में जा चुकी है, जल्दी इन्हें इमरजेंसी रूम में ले चलो। उसके तुरंत बाद उसकी नजर उस बड़े से कुत्ते थंडर पर पड़ी। एक मिलिट्री डॉक्टर होने के नाते उसने बहुत मिलिट्री डॉग्स देखे थे, पर उसने आज तक किसी को इतनी बुरी तरह घायल नहीं देखा था, जो अपनी आखिरी सांस में भी अपना सिर घुमाकर मुझ छोटे से मालिक को देख रहा था। उसने ध्यान से उस खून से सने टैग को देखा, K9302। वोंग वेई गुओ का दिमाग सुन पड़ गया। भले ही उसकी रैंक छोटी थी, पर उसे पता था कि इस नंबर का मतलब क्या है। K9 से शुरू होने वाले डॉग्स स्पेशल ऑप्स, खतरनाक मिशंस के थे। ऐसा हर एक कुत्ता जीता जागता सेकंड क्लास हीरो होता है। वोंग वेई गुओ की आवाज कांपने लगी, ये कहां से आए हैं? सोंग गुओ कियांग ने घबराहट में अपने पैर पटके, सवाल मत पूछ, बाद में सब बताऊंगा, पहले ये बता कि तू इन्हें बचा सकता है या नहीं। बचा सकता हूं, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। अगर ये मेरी निगरानी में मर गए तो मैं अपनी इस डायरेक्टर की कुर्सी को आग लगा दूंगा। वोंग वेई गुओ ने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूरे ऑपरेशन थिएटर का ग्रीन चैनल खोलने का ऑर्डर दिया। साथ ही उसने वेट यानी जानवरों के डॉक्टर लाओ झांग को सबसे बेस्ट मेडिसिन के साथ तुरंत बुलाने को कहा। 1 घंटे बाद मुझे और थंडर को स्टेराइल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए और पसीना पोंछते हुए वो वोंग वेई गुओ थक कर बाहर आया। उसके चेहरे पर एक भयानक डर और टेंशन थी। उसने सोंग गुओ कियांग को दीवार के कोने में खींचा और धीरे से बोला कि हालत बहुत खराब है। मेरी बच्चे की बॉडी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। लंबे टाइम से खाना ना मिलने की वजह से और अक्यूट निमोनिया के कारण मेरे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे और मेरी मौत किसी भी पल हो सकती थी। और वो मिलिट्री डॉग खून बहने की वजह से बेहोश था। भले ही उसकी हड्डियां जुड़ गई थी, पर अगर वो होश में नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। सोंग गुओ कियांग हिम्मत हारकर दीवार के सहारे बैठ गया। दर्द से अपने बाल नोचते हुए वो रोने लगा। तो क्या सच में और कोई रास्ता नहीं बचा? वोंग वेई गुओ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया कि इसके लिए एक बहुत ही टॉप लेवल की माइक्रो सर्जरी करनी पड़ेगी और साथ ही चाइनीज एक्यूपंक्चर से दिल की धड़कन को लॉक करना पड़ेगा। और पूरी आर्मी में ये तकनीक सिर्फ एक ही इंसान को आती है। वो था उनका पुराना लीडर, मिलिट्री जनरल हॉस्पिटल का डीन ली ज़ेयान। अगर उसने अपने हाथ लगा दिए तो मेरी जान पक्का बच जाएगी। सोंग गुओ कियांग ने रोते हुए कहा, तो फिर तुरंत उसे बुलाओ। पर वोंग वेई गुओ ने फीकी हंसी हंसते हुए बताया कि ली ज़ेयान एक बहुत बड़ा वीआईपी इंसान है। वो सिर्फ बड़े ऑफिसर्स का इलाज करता है और उसके दर्शन होना नामुमकिन है। एक छोटे से ब्रांच डायरेक्टर के कहने पर वो यहाँ नहीं आएगा। पर तभी वोंग वेई गुओ की आंखों में एक उम्मीद आई। उसने बताया कि किस्मत से ली ज़ेयान पिछले 2 दिनों से बगल के ही मिड एम सिटी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, जो यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। उसने फोन करके ट्राई करने का डिसाइड किया। भले ही उम्मीद कम थी, पर उस मिलिट्री डॉग का K9302 नंबर सुनकर शायद ली ज़ेयान को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। एम सिटी की इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही आलीशान हॉल में तिनका रखने की जगह नहीं
थी। वहां देश विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर्स बैठे थे, स्टेज पर खड़े होकर स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए। स्टेज पर एक सूट पहने, गोल्ड रिम्ड चश्मा लगाए एक हैंडसम जवान आदमी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी वाइब एकदम रॉयल थी और उसके उन सफेद और लंबे हाथों को दुनिया हैंड्स ऑफ गॉड कहती थी। ये वही ली ज़ेयान था जो पुरानी फैंग स्क्वाड का मिलिट्री डॉक्टर हुआ करता था। जब ली ज़ेयान स्टेज पर आराम से बोल रहा था, तभी एक आदमी दौड़ते हुए स्टेज के साइड से उसके पास आया। ली ज़ेयान के कान में धीरे से कुछ बोलते हुए उसने एक चालू फोन उसके हाथ में थमा दिया। डीन, सुचेंग मिलिट्री हॉस्पिटल से बांग का फोन है। वो कह रहा है कि एक ऐसी इमरजेंसी है जो अभी बतानी जरूरी है। उसने एक नंबर का नाम लिया है, K9302। ली ज़ेयान के माथे पर गुस्से की लकीरें बन गईं। उसे स्पीच के बीच में किसी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर K9302 ये एक ऐसा स्पेशल नंबर था जिससे उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने फोन लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैं ली ज़ेयान हूं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फोन के उस पार वांग वई गुओ घबराहट के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए बताया, ओल्ड लीडर, डिस्टर्ब करने के लिए माफी। मेरे पास एक स्पेशल मरीज आया है, एक बुरी तरह घायल जर्मन शेफर्ड जिसका नंबर K9302 है। वो एक छोटे से लड़के को बचाने के लिए इस हालत में पहुंचा है। वो लड़का सिर्फ 4 साल का है और उसके पूरे जिस्म पर जख्म है। वो बेहोशी में सिर्फ पापा बोल रहा है और उसके हाथ में एक मिलिट्री मेडल कस के पकड़ा हुआ है। क्लैंग। ली ज़ेयान के हाथ से छूटकर लेजर पॉइंटर सीधा स्टेज पर गिरा। हॉल में बैठे सारे एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। दुनिया का सबसे शांत और हिम्मती डॉक्टर, जिसके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आती थी, इस पल उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। ली ज़ेयान की आवाज अब ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा डर और कपकपाहट थी जिसे छुपाना मुश्किल था। उसने तेजी से पूछा, वो लड़का कितने साल का है, दिखने में कैसा है? वांग वई गुओ ने बताया कि वो 4 साल का लगता है, बहुत पतला है, पर उसकी आंखें बड़ी और भौहें घनी है। ली ज़ेयान का दिल जोर से धड़का। 4 साल, ये टाइम एग्जैक्ट उनके कैप्टन ये के शहीद होने के टाइम से मैच कर रहा था। K9302 वही कैप्टन ये का सबसे प्यारा डॉग था। उसे आज भी याद था जब कैप्टन ये ने कहा था कि रिटायर होने के बाद वो उस कुत्ते को अपने घर ले जाएंगे। अगर ये बात सच थी तो ये बच्चा। ली ज़ेयान ने जोर से दहाड़ मारी। वांग वई गुओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो हालत बताई है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो बच्चा और वो कुत्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम चाहे जो तरीका अपनाओ, तुम्हें उनकी जान बचानी ही होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ये बोलकर उसने तुरंत फोन काट दिया। उसने स्टेज के नीचे बैठे उन सैकड़ों एक्सपर्ट्स की हैरानी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बिना एक लफ्ज सोचे वो स्टेज से कूदा और हॉल के दरवाजे की तरफ भागा। मेरे लिए तुरंत सुचेंग जाने वाली गाड़ी तैयार करो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करके फ्लाइट रूट मांगो। मुझे सबसे फास्ट हेलीकॉप्टर चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो मेरी हॉन्की कार निकाल कर लाओ और टैंक फुल करो। इस पल वो शांत और रॉयल ली ज़ेयान पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह वापस वही घोस्ट हैंड मिलिट्री डॉक्टर आ चुका था जो किसी वक्त वॉर जोन में अपने बगल में मेडिकल किट लटकाए कैप्टन ये के पीछे भागा करता था। आधे घंटे बाद सुचेंग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डॉक्टर्स और नर्सेज मेरे स्ट्रेचर को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ धक्का दे रहे थे और मेरे उस छोटे और पतले से जिस्म को हजारों ट्यूब्स और मशीन्स ने घेर रखा था। और बगल वाली ट्रॉली पर आखिरी सांसें गिनता हुआ थंडर था। ब्लड प्रेशर 40/60, हार्ट रेट 50 से नीचे गिर रही है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो गया है। जल्दी डिफिब्रिलेटर तैयार करो। वांग वई गुओ पसीने से नहाया हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। पर ठीक इस मौत के वक्त ऑपरेशन थिएटर का बड़ा सा दरवाजा किसी भयंकर ताकत से खुला। एक बर्फीली ठंडी हवा और सैनिटाइजर की स्मेल ने पूरे थिएटर को घेर लिया। उसके ठीक पीछे उसके 2 असिस्टेंट्स सिल्वर रंग का मेटल बॉक्स पकड़े हुए थे। उस आदमी के आने से वहां की हवा ऐसी ठंडी और तीखी हो गई जैसे अभी अभी कोई सर्जिकल ब्लेड बाहर निकाला हो। तुम कौन हो? ये स्टेराइल एरिया है। एक नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस आदमी के कदम नहीं रुके। चलते चलते अपना लंबा कोट उतारकर उसने फर्श पर फेंक दिया, जिसके नीचे उसकी बिल्कुल सफेद शर्ट चमक रही थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ हार्ट मॉनिटर पर उस सीधी होती हुई लाइन पर टिकी थी। अपने असिस्टेंट से सर्जरी के कपड़े पहनते हुए उसने ठंडी और पावर से भरी आवाज में कहा, मैं ली ज़ेयान हूं। मैं ऑलरेडी सैनिटाइज होकर आया हूं। अब ये सर्जरी मैं हैंडल करूंगा। ली ज़ेयान, इन 3 शब्दों में जैसे कोई जादू था। डायरेक्टर वांग वई गुओ का पूरा जिस्म झंझना उठा और उसकी आंखों का डर एक पागलपन वाली खुशी में बदल गया। डीन ली, आप सच में यहाँ आ गए? वांग वई गुओ तुरंत मेन सर्जन की जगह से हट गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग सुनो, अब से यहाँ सिर्फ डीन ली का ऑर्डर चलेगा। ली ज़ेयान ऑपरेशन टेबल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आते ही सर्जरी शुरू नहीं की। उसकी वो लंबी और जादुई उंगलियां सर्जरी लाइट के ठीक नीचे 1 सेकंड के लिए रुकी। झुककर उसने मेरा चेहरा देखा, मेरा वो सफेद, सूखा हुआ और जख्मों से भरा छोटा सा चेहरा। भले ही मैं डीप कोमा में था, पर मेरी भौहें डर और दर्द से सिकुड़ी हुई थी, जैसे सपने में भी मैं कोई भयंकर दर्द झेल रहा हूं। ली ज़ेयान के दिल में किसी ने जैसे चाकू मार दिया। बहुत मिलता जुलता था। ये चेहरा बिल्कुल उस आदमी से मिलता था जिसकी घनी आईब्रो वैसी ही थी जब वो जंग के मैदान में ली ज़ेयान को सिगरेट दिया करता था। एकदम वैसा ही। ली ज़ेयान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के उस तूफान को दबाया। उसने हाथ आगे किया और असिस्टेंट से स्कैल्पल यानी ब्लेड पकड़ा। उसकी आंखें अचानक किसी तीर की तरह तीखी हो गईं। एपिनेफ्रीन 1 mg हार्ट में डायरेक्ट इंजेक्ट करो। असिस्टेंट, सिल्वर नीडल्स तैयार करो। स्विश, वो सिल्वर मेटल बॉक्स खुला और उसमें रखी 108 छोटी
बड़ी बड़ी चांदी की सुइयां रोशनी में किसी हथियार की तरह चमकने लगीं। ये ली जियान की सबसे फेमस तकनीक थी, 13 नीडल्स ऑफ द घोस्ट गेट। ये चाइनीज और वेस्टर्न मेडिसिन का वो कॉम्बिनेशन था जो मौत के मुंह से भी इंसान को वापस ला सकता था। उस वक्त ली जियान की उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि उनकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। वो सिल्वर नीडल्स मेरे बॉडी के मेन पॉइंट्स पर जा रही थीं और उसके साथ साथ एक माइक्रो लेवल की एडवांस सर्जरी चल रही थी। वो सच में मुझे नरक के दरवाजे से वापस खींच रहा था। बीप बीप बीप। हार्ट मॉनिटर पर वो सीधी और कमजोर होती लाइन अचानक एक जादू की तरह वापस से जंप करने लगी और धीरे धीरे मजबूत होती गई। बगल में खड़ा वांग वेग वो आंखें फाड़े हैरानी से देख रहा था। जादू? ये सच में जादू है। जिस तकनीक के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज वो मेरी आंखों के ठीक सामने हो रही है। आधे घंटे बाद ली जियान के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने आखिरी टांके लगाए, धागा काटा और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज हल्की सी भारी हो चुकी थी। जान बच गई है। पर वो अभी रुका नहीं था। वो पलटा और दूसरी टेबल की तरफ चलने लगा। वहां ठंडर लेटा हुआ था। वेटरिनरी डायरेक्टर थोड़ा घबराता हुआ आगे आया। डीन ली, क्या आप इस कुत्ते की सर्जरी भी खुद करेंगे? अपने ब्लड वाले ग्लव्स उतारकर नए पहनते हुए ली जियान ने ठंडर के गले में लटकते K9302 टैग की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरा साथी कॉमरेड है। इसकी जान की कीमत भी बाकी फौजियों के बराबर ही है। पूरे 1 घंटे तक ठंडर की हड्डियों का ऑपरेशन चला। जब उसकी टूटी टांग में एक स्पेशल स्टील प्लेट लगा दी गई और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी, तब जाकर ली जियान रुका। थककर दीवार के सहारे टिके हुए उसने अपना चश्मा उतारा और थकान से अपनी आंखें मस ली। दरवाजे पर खड़े झांग दाजुन से उसने कहा, वो मुझे दिखाओ। झांग दाजुन लंगड़ाता हुआ अंदर आया और उसने अपने सीने से लगाकर रखी वो फोटो ली जियान को दे दी। ली जियान ने वो फोटो अपने हाथ में ली। फोटो के किनारे घिसकर सफेद हो चुके थे और उसमें मेरे छोटे से हाथों के निशान और खून लगा हुआ था। फोटो में 6 जवान और हंसते हुए चेहरे थे। ली जियान ने अपने उस जवान चेहरे को देखा, फिर ठीक बीच में खड़े कैप्टन ये को देखा। वक्त में ठहरे हुए उस मुस्कुराते चेहरे को देखकर एक बहुत ही गर्म आंसू की बूंद बिना बताए अचानक उस फोटो पर गिरी। ये सच में तू है भाई? ली जियान का गला भराया और उसकी आवाज कांपने लगी। अपनी उंगली से कैप्टन ये के चेहरे को छूते हुए वो रोने लगा। तूने खुद को कितनी दूर छुपा कर रखा था? तूने हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज छोड़ दिया, पर तूने पहले क्यों नहीं बताया? तुझे पता है इस बच्चे ने कितना दर्द सहा है? ली जियान के दिमाग में सर्जरी के वक्त मेरे जिस्म पर देखे गए वो पुराने जख्म घूमने लगे। भारी चीज से मारने के निशान, बेल्ट के निशान, खाना न मिलने की वजह से मेरी हड्डियों का ग्रोथ तक रुक गया था। मेरा हर एक जख्म किसी चाकू की तरह उसके दिल को काट रहा था। और ठीक उसी वक्त एनेस्थीसिया, बेहोशी का असर कम होने पर मैंने दर्द से भरी एक हल्की सी आवाज निकाली। ली जियान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, चश्मा पहना और 2 कदम में मेरे बेड के पास पहुंच गया। चैन चैन, क्या तुम अंकल की बात सुन पा रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। मुझे बस एक गोल्ड रिम्ड चश्मा पहने सफेद चेहरा दिखाई दिया, एकदम साफ सुथरा। ये वो शैतान मामा नहीं था और ना ही कोई गुंडा था। मेरी आवाज सूख चुकी थी और मेरी बड़ी बड़ी आंखों में भयंकर डर भरा था। मैंने पूछा, अंकल आप कौन हो? क्या आप मुझे मारोगे? ये बात सुनकर ली जियान, वो इंसान जिसे गंदगी से नफरत थी और जो हमेशा शांत और खतरनाक रहता था, अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर पड़े खून और कचरे की परवाह किए बिने मेरे बेड के आगे घुटनों पर बैठ गया, जिसकी वजह से उसका महंगा सूट गंदा हो गया। उसने अपने नर्म हाथ से मेरे सर को सहलाया और धीरे से बोला, मैं अंकल ली हूँ, तुम्हारे पापा का सबसे अच्छा दोस्त। अंकल एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाते हैं, किसी को मारते नहीं। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें उंगली भी लगाई तो अंकल उसके दोनों हाथ तोड़ देंगे कि वो जिंदगी भर खाना भी नहीं खा पाएगा। मैंने अपनी आंखें झपकाई और एक आंसू मेरी आंख से निकलकर जमीन पर गिरा। तो थंडर कहाँ है? मम्मा कह रहे थे कि वो थंडर को काटकर उसकी सब्जी बनाएंगे। थंडर बिल्कुल ठीक है। ली जियान ने बगल वाले बेड की तरफ इशारा किया। अंकल ने उसको ठीक कर दिया है। जब वो सोकर उठेगा तो तुम्हारे साथ वापस खेलेगा। ये सुनते ही कि थंडर ठीक है, मेरा डर से जमा हुआ जिस्म आखिरकार शांत पड़ गया। मैंने ड्रिप लगी हुई अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ाई और ली जियान की बड़ी उंगली को पकड़ लिया। थैंक यू अंकल, अंकल बहुत अच्छे हैं। जब उस छोटी और ठंडी सी उंगली ने ली जियान की उंगली को पकड़ा तो उसे लगा जैसे अगर कोई उसे इस दुनिया की सारी दौलत और इज्जत भी दे दे तो वो इस एक पल के आगे सब ठुकरा देगा। रूम के अंदर एक बहुत ही प्यारी और रुला देने वाली गर्माहट थी, पर उसी वक्त हॉस्पिटल के ठीक बाहर एक भयंकर तूफान और बवाल मच चुका था। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां आईं। लाल और नीली पुलिस की लाइट्स ने बर्फ को आंखें चौंधियाने वाला बना दिया था। मई चौकसियों को क्लिनिक में कोई नहीं मिला, पर उसे अपने खबरियों से पता चल गया कि लड़के को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस बार वो अपने साथ गुंडों को नहीं लाया था, बल्कि उसने एक बड़ा पता खेला था, सरकारी ताकत का। डिप्टी मेयर झाओ देहान पुलिस वालों की एक फौज के साथ गुस्से में हॉस्पिटल का गेट ब्लॉक करके खड़ा था। रास्ता छोड़ो, हम ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं। झाओ देहान ओवरकोट पहने बिल्कुल नेक आदमी होने का नाटक कर रहा था। हमें रिपोर्ट मिली है कि झान दाजुन और एक किडनैप किया गया बच्चा हॉस्पिटल में छुपे हैं। हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। गेट पर गार्ड्स बंदूक ताने खड़े थे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया है, बिना कमांडर के ऑर्डर के एंट्री मना है। झाओ देहान आग बबूला हो गया।
तुम्हारी ये मजाल, मैं सुचेंग का डिप्टी मेयर हूँ। मेरे ही शहर में ऐसी कोई जगह है जहां मैं नहीं जा सकता। तुम लोग खुलेआम मुजरिमों को बचा रहे हो। यकीन नहीं होता तो एक कॉल करूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। पास खड़े मेई चाओक सियोंग ने झूठे आंसू निकालते हुए रोने का नाटक किया। पुलिस ऑफिसर, मेरा भांजा अंदर है, वो मेरा अपना है। अगर इन बदमाश फौजियों ने उसका गलत इलाज कर दिया और उसे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? झाओ देहान ने हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया, घुसो अंदर, पहले उन लोगों को अपने कंट्रोल में लो। दर्जनों पुलिस और राइट कंट्रोल ऑफिसर्स तुरंत आगे बढ़े और गार्ड्स को धक्का देने लगे। वहां तुरंत हंगामा मच गया। वांग वेई गूली डॉक्टर भागता हुआ बाहर आया, पसीने से लथपथ होकर रोकने लगा। मेयर झाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक इमरजेंसी सर्जरी चल रही है। जो भी मामला है अभी के लिए रोक दीजिए। झाओ देहान ने उसको धक्का दिया। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, कानून तो मानना पड़ेगा। सर्च करो इनको। जैसे ही राइट पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने ही वाली थी, एक ठंडी और शांत आवाज सुनाई दी, जिसमें ऐसी चुपी हुई ठंडक थी जो उस शोर को भी चीर गई। हॉल के शीशे के दरवाजे धीरे से खुले। डॉक्टर ली जियान वही खून से सना व्हाइट कोट पहने, दोनों हाथ जेब में डाले, धीरे धीरे चलकर बाहर आए। झाओ देहान चौंक गया और उस पढ़े लिखे दिखने वाले डॉक्टर को देखकर बोला, तुम कौन हो? रास्ता छोड़ो। ली जियान सीढ़ियों पर खड़ा था और उन्हें ऊपर से घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे मुर्दों को देख रहा हो। उसने आराम से अपना गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा उतारा और रुमाल से साफ करने लगा। मैं उस पेशेंट का हेड डॉक्टर हूं और इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इंचार्ज भी। मेई चाओक सियोंग हंसने लगा। एक डॉक्टर होकर मेरा रास्ता रोकेगा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? ली जियान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ झाओ देहान पर थी। डिप्टी मेयर झाओ, है ना? तुम मेरे पेशेंट को ले जाना चाहते हो? झाओ देहान ने अकड़ते हुए कहा। हाँ, वो किडनैप किया गया बच्चा है, हम उसे बचाने आए हैं। ली जियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शहीद के अनाथ बच्चे को किडनैप कहने की? और तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मिलिट्री हॉस्पिटल आकर जबरदस्ती किसी को ले जाओ? झाओ देहान अंदर से थोड़ा डर गया, पर अकड़ दिखाते हुए बोला, शहीद का नाम लेकर मुझे मत डराओ। रूल्स के हिसाब से मुझे उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना ही पड़ेगा। ली जियान अचानक हंसा और अपनी जेब से एक लाल रंग की बुक निकालकर झाओ देहान के सीने पर फेंक कर नारी, तुम्हें रूल्स की बात करनी है तो चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। झाओ देहान ने हड़बड़ाते हुए वो बुक पकड़ी और उसको खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुनहरे नेशनल एम्बलम के ठीक नीचे लिखा था सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो का चीफ एक्सपर्ट ली जियान, और उसी पेज पर सबसे नीचे मेजर जनरल की रैंक की लाल रंग की स्टैंप लगी हुई थी। झाओ देहान के हाथ कांप गए और वो आईडी सीधा बर्फ पर गिर गई। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। सेंट्रल हेल्थ ब्यूरो मतलब वो रॉयल डॉक्टर जो देश के राष्ट्रपति का इलाज करते हैं, जिसका रैंक उस जैसे एक छोटे मोटे डिप्टी मेयर से कई गुना बड़ा था। ली जियान ने अपना चश्मा वापस पहना और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगा। उसका हर एक कदम आगे बढ़ता और झाओ देहान और मेई चाओक सियोंग डर से पीछे हटने लगते। ली जियान ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, मेरा पेशेंट अभी मौत की कगार पर है। वो स्टेट के फर्स्ट क्लास प्रोटेक्टेड वीआईपी की फैमिली से है। ट्रीटमेंट के दौरान किसी ने भी अगर किसी भी वजह से उसको ले जाने की कोशिश की या परेशान किया, वो झाओ देहान के ठीक आगे रुका और अपनी लंबी उंगली से उसके सीने पर धक्का देते हुए बोला, तो उसे देशद्रोही माना जाएगा और मेरे पास हक है कि मैं गार्ड्स को उसी वक्त गोली मारने का ऑर्डर दे दूं। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी अकड़ दिखा रहे थे, उनके हाथ से डंडे छूटने लगे। देशद्रोह का चार्ज और मौत की सजा कौन लेना चाहेगा? मेई चाओक सियोंग भी हक्का बक्का रह गया। ये कहां से एक भला डॉक्टर लग रहा था? ये तो सफेद कोट में यमराज था। ली जियान ने उन्हें घूरा और बस एक लफ्ज कहा, दफा हो जाओ। झाओ देहान बुरी तरह कांपते हुए झुका और वो आईडी उठाई, दोनों हाथ से इज्जत के साथ आईडी वापस की और दुम दबाकर अपनी गाड़ी में भागा। वापस चलो, सब वापस आओ। हालत खराब होते देख मेई चाओक सियोंग भी वहां से चुपचाप निकलने की सोचने लगा। तभी ली जियान की आवाज आई, रुको। उसकी ठंडी नजरें सीधा उस पर पड़ी। तुम ही उस बच्चे के मामा हो मेई चाओक सियोंग? मेई चाओक सियोंग डरते हुए मुकर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भैया हूँ। बहुत खूब। ली जियान ने गहराई से सिर हिलाया, मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया है। जब तक सांस ले रहे हो इस शहर का बर्फीला नजारा देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें शायद कभी ये मौका ना मिले। ये कहकर वो पलट गया और वापस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। ली जियान अपने ऑफिस वापस आया, दरवाजा बंद किया और उसे इतनी थकान महसूस हुई जैसे जान निकल रही हो। वो लोग जरूर कोई नई चाल चलेंगे, शायद इस बार कोई और नीच हरकत करे। ली जियान ने गहरी सांस ली। बड़े भाई, तेरे बेटे को शायद मैं अकेले बचा ना पाऊं। फिर उसने अपनी डेस्क से लाल रंग का एक सीक्रेट सिक्योर्ड फोन उठाया, गहरी सांस ली और एक ऐसे नंबर पर कॉल मिलाया जो 4 साल से किसी ने डायल नहीं किया था। कॉल कनेक्ट हुई। ली जियान ने रिसीवर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जिसमें सालों से दबा हुआ गुस्सा भरा था। मैं ली जियान बोल रहा हूँ। बॉस की एक आखिरी निशानी बची है। सुचैंग शहर में है और लोगों ने तड़पा तड़पा कर उसकी अधमरी हालत कर दी है। जल्दी आओ सब यहाँ। फोन काटने के बाद वो खिड़की के पास गया और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखने लगा। उसके चेहरे पर आखिर एक मुस्कान आ ही गई। चेन चेन, डरना मत, तुम्हारे सारे बाकी गॉडफादर्स बस इकट्ठे होने ही वाले हैं। सुचैंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर बर्फानी तूफान से भी ज्यादा चुभन भरा शोर मचा हुआ था।
ये कैसा अन्याय है। मिलिट्री वालों ने मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो मेरा सगा भांजा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेई चाओफेंग और मेई डैंटिंग पति पत्नी पुराने फटे हुए गर्म कपड़े पहने हुए हॉस्पिटल के गेट के बाहर बर्फ पर घुटने टेकर बैठे थे और जोरों से रो रो कर तमाशा कर रहे थे। मेई चाओफेंग की वो टांग जिसे लेटिंग ने काटा था उस पर अभी भी पट्टी बंधी थी और उसने इसी पट्टी को अपना झूठा दर्द दिखाने का सबूत बना लिया था। वो अपनी टांग पर हाथ मारते हुए और बंदूक लिए गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था, भाइयों बहनों देखो और बताओ, अगर बच्चा बात नहीं मानता तो एक मामा होने के नाते मैंने उसे 2 बातें बोल दी तो उसमें क्या बुराई है। उसके बदले में इन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और अपना कुत्ता मेरे पे छोड़ दिया। मेरी टांग देखो पूरी बर्बाद हो गई है। उसके ठीक पीछे बहुत सारे लोग हाथ में बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, हमारा बच्चा वापस करो, उस अपराधी जैंग दाजुन को सजा दो, मुजरिमों को छिपाना बंद करो। मेई चाओफेंग ने मोटा पैसा देकर सिटी के न्यूज रिपोर्टर्स को भी बुलाया था। वो रिपोर्टर्स ऐसे आए थे जैसे किसी शार को खून की महक मिल गई हो। कैमरास और लाइट्स लगातार फ्लैश हो रही थी। एक रिपोर्टर ने माइक सीधा मेई चाओफेंग के मुंह पर लगाया और पूछा, क्या आप उस बच्चे के लीगल गार्डियन हैं? हाँ, मैं उसका सगा मामा हूँ। उसके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। मैंने ही अपना खून पसीना एक करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया। क्या ये आसान था मेरे लिए? मेई चाओफेंग रोते हुए ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहा था जैसे कोई टॉप का एक्टर हो। और ठीक उससे कुछ दूरी पर एक काले रंग की कार में डिप्टी मेयर झाओ देहान और मेई चाओक्स्योंग ये सब नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अमीनी हंसी थी। मेई चाओक्स्योंग ने अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह सर, ये तो कमाल का प्लान है। मेयर झाओ, ये पब्लिक और मीडिया प्रेशर वाला ट्रिक जबरदस्ती घुसने से ज्यादा असरदार निकला। झाओ देहान ने हंसी हंसकर कार की खिड़की से अपनी सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, वो ली ज़ेयान रैंक में भले ही ऊपर हो पर आखिर में है तो वो एक डॉक्टर ही। उसे अपनी इमेज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मीडिया इस बात का बवाल मचा देगी कि मिलिट्री वालों ने एक बच्चा किडनैप कर लिया है तो गवर्नमेंट खुद इस मामले में दखल देगी और जनता का गुस्सा शांत करने के लिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस लड़के को वापस करना पड़ेगा। उस वक्त हॉस्पिटल के ऑफिस में ली ज़ेयान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का ड्रामा देखकर उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उसके ठीक पीछे झांग दाजुन परेशानी से अपने पैर जमीन पर पटक रहा था। डॉक्टर ली, मुझे बाहर जाने दो, मैं जाकर सब सच्चाई बताता हूँ। वो मेई चाओफेंग झूठ बोल रहा है। पर ली ज़ेयान ने अपने हाथ झांग दाजुन के कंधों पर रखे, उसे शांत करते हुए बोला, अगर तुम अभी बाहर गए तो उनके जाल में फंस जाओगे। उन्हें चाहिए ही यही कि फाइट हो। जैसे ही तुम उन पर हाथ उठाओगे, कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होगी कि एक रिटायर्ड सोल्जर ने एक बच्चे की फैमिली को पीटा। तो क्या करें? क्या इन्हें खुलेआम कीचड़ उछालने दे? अगर चंचन उठ गया और उसने सुन लिया तो भरोसा रखो। ली ज़ेयान ने अपना गोल्डन चश्मा एडजस्ट करते हुए कहा। उसने अपनी नजर दूर आसमान में टिकी हुई थी और उसके होठों पर एक बहुत ही खतरनाक हंसी आ गई। मेरे सर्जिकल ब्लेड का काम सिर्फ लोगों की जान बचाना है, मारना नहीं। लेकिन ये कचरा साफ करने वाला काम मुझसे ज्यादा अच्छे से किसी और को आता है। वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि अचानक दूर आसमान से एक भारी और लगातार गूंजने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज किसी तूफान की गड़गड़ाहट जैसी लगी और देखते ही देखते वो किसी जानवर की भयानक दहाड़ में बदल गई। गेट पर हो रहा सारा हल्ला गुल्ला अचानक शांत हो गया। हर किसी ने घबराकर अपना सर ऊपर उठाया। देखते ही देखते बादल फट गए और उनके अंदर से 5 डार्क ग्रे कैमोफ्लेज वाले भारी आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखे। वो हेलीकॉप्टर्स वी शेप वाली अटैक फॉर्मेशन में बड़े दबदबे के साथ शहर के ठीक ऊपर से गुजरे। इससे पहले कि लोगों को समझ आता कि वहां हो क्या रहा है, उनमें से सबसे बीच वाला हेलीकॉप्टर जिस पर 001 नंबर लिखा था, वो बेहद रौब दिखाते हुए हॉस्पिटल के ठीक गेट के ऊपर हवा में ठहर गया। जमीन से उसकी ऊंचाई बस 20 मीटर की ही थी। हेलीकॉप्टर के रोटर की इतनी तेज हवा आई कि मेई चाओफेंग और उसकी पत्नी आंखें तक न खोल पाए। वो डर के मारे जमीन पर थर थर कांप रहे थे। चॉपर का डोर खुला, वहां कोई रस्सी नहीं डाली गई। एक लंबा चौड़ा शख्स सीधा उस ऊंचाई से हवा में छलांग लगाते हुए नीचे कूद गया। बूम! एक जवान आदमी धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा जो जैसे चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा गया हो, गुस्से से भरा हुआ था। ये थे साउथ ईस्ट वॉर जोन के डेप्यूटी कमांडर शाओ युआन, कोड नेम शुरा डीमन। और उसके ठीक पीछे बाकी 4 हेलीकॉप्टर से तेजी से रस्सी के सहारे पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस के 2 स्क्वाड्स नीचे उतरे। काले मास्क और ठंडी स्टील की बंदूकें। उन्होंने देखते ही देखते पूरे मैदान को सील कर दिया। कौन यहां तमाशा कर रहा है? शाओ युआन की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर हेलीकॉप्टर की गूंज के बीच वो किसी भारी हथौड़े की तरह थी जो हर किसी के दिल पर जाकर लगी। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी की आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मेई चाओफेंग जमीन पर पड़ा था। उसने उन चमकती हुई काली मिलिट्री बूट्स को अपने सामने आते देखा। वो डर के मारे इतना कांपा कि उसके दांत बजने लगे। मैं अपने भांजे को ढूंढ रहा हूं।
शाओ युआन ने ऊपर से मे चाओफेंग को एक कीड़े की तरह घूर कर देखा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अचानक आगे झुककर उसने अपने एक बड़े हाथ से किसी लोहे के प्लायर की तरह मे चाओफेंग की गर्दन दबोच ली और उस 50 किलो से ज्यादा वजन वाले आदमी को एक हाथ से हवा में उठा लिया। मे चाओफेंग हवा में अपने पैर मारने लगा। उसका चेहरा तुरंत सूअर के कलेजे जैसा डार्क रेड हो गया। पास ही खड़ा एक बेवकूफ रिपोर्टर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कवर करने के चक्कर में आगे भागा। उसने कैमरा सीधा शाओ युआन के आगे कर दिया। छोड़ो उसे, ये जबरदस्ती पुलिस ब्रुटैलिटी है। तुम किस यूनिट से हो? चाहे तुम जनरल ही क्यों ना हो, किसी को ऐसे नहीं मार सकते। हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। शाओ युआन ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। अपना दूसरा हाथ जोर से घुमाते हुए फा, वो महंगा इंपोर्टेड कैमरा सीधा हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक्सपोज। शाओ युआन ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसने चारों तरफ देखा और उसकी आवाज बिजली की तरह गरजी। मैं साउथ ईस्ट वॉर जोन का शाओ युआन हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए मेरी डिक्शनरी में सिर्फ मुक्के हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े मे चाओफेंग को जमीन पर जोर से पटका, फिर अपनी जैकेट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये वही मेडिकल इंजरी रिपोर्ट की कॉपीज थी जो ली ज़ेयान ने अभी अभी अपने असिस्टेंट से भिजवाई थी। जोर से रिपोर्टर्स की भीड़ की तरफ फेंकने का एक्शन। सूश। पेपर्स हवा में उड़ने लगे। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो। 4 साल का बच्चा, वजन 10 किलो से भी कम, पूरे जिस्म के टिश्यूज डैमेज हैं, इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है। ये है वो मामा जिसका तुम लोग साथ दे रहे हो। शाओ यान ने जमीन पर पड़े मे चाओफेंग और मे दांटिंग की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए कहा, ये कतई मौत की कोशिश है। एक शहीद के अनाथ बच्चे पर अत्याचार है। कौन अब इन 2 जानवरों का साथ देगा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं उसे अभी इसी वक्त देशद्रोह के इल्जाम में गोली मार दूंगा। उसके ठीक पीछे खड़ी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने एक साथ मूव किया। तेजी से बंदूक रीलोड करने की आवाज, काली बंदूकों की नालियां उन तमाशा करने वालों की तरफ तान दी गईं। उस वक्त रिपोर्टर्स जमीन पर पड़ी इंजरी रिपोर्ट्स को देख रहे थे और उसमें दिख रही दिल दहला देने वाली जख्मों की फोटोज को देखकर मीडिया की हवा तुरंत बदल गई। बाप रे, इतना बेरहम! ये कैसा मामा है? ये तो शैतान है। हमें धोखा दिया गया है। ये जानवर सच में घटिया है। वहीं ठीक कुछ दूरी पर कार के अंदर जाओ देहान फटी आंखों से उस आदमी को देख रहा था। ठंडे पसीने से उसकी पीठ पूरी तरह भीग गई थी। शाओयान, वो यहाँ कैसे? ये मौत का फरिश्ता खुद सूचंग कैसे आ गया? जाओ देहान एक सरकारी आदमी होने के नाते इस नाम की ताकत को अच्छी तरह जानता था। ये एक असली वॉरलॉर्ड है जिसके पास रियल मिलिट्री पावर है। ये ली ज़ेयान जैसे टेक्निकल मेडिकल ऑफिसर से बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। जाओ देहान के होंठ कांप रहे थे। खत्म, इस बार हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मे चाओशियुंग अभी भी वही अकड़ दिखा रहा था। डरना क्या है? वो चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या वो प्रोविंस से बड़ा है? बाहर का शेर भी लोकल गुंडे से डरता है। एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए जाओ देहान ने मे चाओशियुंग के मुंह पर मारा। तुझे क्या खाक पता है? ये मौत का फरिश्ता है। अगर इसका दिमाग खराब हुआ ना तो वो इस खटारा गाड़ी के साथ साथ हमें भी उड़ा देगा। जल्दी भगाओ यहाँ से। इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी स्टार्ट कर पाते, शाओ यान ने जैसे कुछ महसूस किया और तुरंत अपना सिर घुमाया। उस बाज जैसी तेज निगाहों ने 10 मीटर दूर बर्फानी तूफान के बीच से भी ठीक उस काली कार को लॉक कर लिया, देख लिया। अपना हाथ उठाते हुए शाओ यान ने जाओ देहान की तरफ इशारा करके गला काटने का इशारा किया और उसके होठों ने बिना आवाज के कहा, अपनी गर्दन धोकर रखना। व्रूम। हॉस्पिटल के हॉल के बाहर शाओ युआन अंदर जाने से पहले जानबूझकर हवा के रुख में खड़ा रहा ताकि ठंडा हो सके। उसने अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया, फिर बड़े आराम से ध्यान रखते हुए हॉल का दरवाजा खोला। आ गए। ली ज़ेयान वहां खड़ा था और उसने एक गरम टावल आगे किया। शाओ युआन ने टावल लिया और जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। उसकी आवाज तुरंत भारी हो गई। ज़ेयान, बड़े भाई का बच्चा कैसा है? ली ज़ेयान ने गहरी सांस ली। होश आ गया है, आईसीयू में है, लेकिन उसे बहुत गहरा मेंटल ट्रॉमा है। वो कुछ बोल नहीं रहा और किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहा। अपने हाथों में वो फोटो कसकर पकड़ी हुई है, कोई उससे ले नहीं सकता। तुम जाकर देखो, फोटो में तुम बड़े भाई के ठीक बगल में खड़े हो, शायद वो तुम्हें पहचान ले। शाओ युआन ने सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। अपने भारी कदमों के साथ वो आईसीयू की तरफ आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता, इस लोहे जैसे मजबूत आदमी का दिल उतना ही घबराने लगता। उसने अनगिनत दुश्मनों को मारा है, लाखों की फौज को कमांड किया है, लेकिन इस वक्त वो एक 4 साल के बच्चे का सामना करने से डर रहा था। डर कि वो रोएगा, उसे दर्द होगा, और सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो पूछेगा कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए। आईसीयू रूम के अंदर मेरा छोटा सा जिस्म उस बड़े से हॉस्पिटल बेड पर सिकुड़ा हुआ था, किसी डरे हुए छोटे खरगोश की तरह। तभी शाओ युआन अंदर आया। उसने अपने कदम बिल्कुल हल्के रखे थे ताकि वो देखने में खतरनाक ना लगे। मैं जब इस लंबे चौड़े आदमी को अंदर आते देखा तो मेरी आंखें अचानक चमक उठी। मैं इन कपड़ों को पहचानता था। ये बिल्कुल फोटो में पापा के साथ खड़े उस गुस्से वाले अंकल जैसे थे। बेड के पास आकर अपने एक घुटने पर बैठते हुए शाओ युआन ने मेरी उन बड़ी आंखों को देखा जो बिल्कुल कैप्टन ये जैसी थी, और उसके
उसके आंसू झरझर बहने लगे। चंचन, मैं शाओ अंकल हूँ, तुम्हारे पापा का जान छिड़कने वाला दोस्त। मैंने पलके झपकने लगा और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने छोटे हाथ जिसमें ड्रिप लगी थी उस फोटो को ऊपर उठाते हुए मैंने उस फोटो में दिख रहे उस गुस्से वाले चेहरे की तरफ इशारा किया। फिर शाओ युआन की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप यही अंकल हो? शाओ युआन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। अपने उस छोटे से हाथ को अपनी दाढ़ी वाले खुरदुरे चेहरे पर रखते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। हाँ, मैं शाओ अंकल हूँ। चंचन, मत डरना, तुम्हारा अंकल आ गया है। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे उसके खुरदुरे पर गर्म स्पर्श का एहसास हुआ। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर मैंने शाओ अंकल के आंसू पोंछे। चंचन को अब दर्द नहीं हो रहा। ली अंकल ने चंचन को टॉफी दी थी। दरवाजे के बाहर ली जेयान और जांग डाजुन ये सब देख रहे थे। दोनों ने चुपचाप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने आंसू पूछने लगे। दूसरी तरफ जाओ देहान और मे चाओ शियोंग, जो अभी भी डर से कांप रहे थे, एक प्राइवेट वीआईपी रूम में छुपे थे। जाओ देहान एक के बाद एक शराब के ग्लास पी रहा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। सब खत्म। शाओ युआन खुद मैदान में उतर आया है। ऊपर से वो इंजरी रिपोर्ट। वो ली जेयान भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। इस बार तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। डरना क्यों है? मे चाओ शियोंग भले ही अंदर से डरा हुआ था, पर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। वो एक मुजरिम था। हालात जितने खराब होते वो उतना ही पागल हो जाता। हमारे हाथ में अभी भी आखिरी पता बचा है ना। कौन सा पता? वो स्टेट वाले। मे चाओ शियोंग ने अपनी आवाज धीमी की। आप भूल गए? वो जनाब तो आप ही की टीम यानी लाइन के हैं, और मैंने सुना है कि वो इन दिनों सेंटर यानी बीजिंग में ट्रांसफर लेने की रेस में है। उसे सबसे ज्यादा स्कैंडल से डर लगता है। अगर हम फंस गए तो जो पहले उसके गंदे काम हमने किए थे। जाओ देहान की आंखों में चमक आई। सही कहा, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो किसी से नहीं डरता। अगर मिलिट्री वाले हमारी जान लेने पर तुले हैं तो फिर हमें मत बोलना अगर हमने भी सब बर्बाद कर दिया। दांत पीसते हुए अपना फोन उठाते हुए जाओ देहान बोला, मैं अभी वाइस गवर्नर यान को कॉल करता हूँ। मैं कहूंगा कि मिलिट्री सरकार के काम में दखल दे रही है, कि शाओ युआन अपने पर्सनल चक्कर में सुचेंग में अपना अलग राज यानी किंगडम चला रहा है। मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई कानून ही नहीं बचा। मे चाओ शियोंग की आंखों में जहर भरा था। और हाँ, शाओ युआन ताकतवर होगा, पर वो हमेशा तो हॉस्पिटल में पहरा नहीं दे सका। बस एक मौका मिलने दो, मैं किसी को अंदर भेज दूंगा। जब वो छोटा पिल्ला ही मर जाएगा तो सारे सबूत यानी गवाह ही खत्म हो जाएंगे। उस वक्त सुचेंग सिटी मिलिट्री हॉस्पिटल डायरेक्टर्स ऑफिस। माहौल बहुत गर्म था। हवा में जैसे बारूद की महक थी। जोंग शान सूट पहने और बालों को एकदम ठीक से सेट किए हुए एक मिडिल एज्ड आदमी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और थूक उछालते हुए चिल्लाने लगा, ये बिल्कुल बकवास है। वो वाइस गवर्नर यन का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ल्यू। उसके ठीक पीछे झाओ देहान सीना ताने खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक कमीने इंसान की जीत वाली चमक थी। अपना चश्मा ठीक करते हुए और अकड़ते हुए सेक्रेटरी ल्यू से बोला, वाइस गवर्नर यन ने अभी खुद कॉल किया था। उन्हें सुचेंग में हुई इस सो कॉल्ड मिलिट्री और लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई पर बहुत ज्यादा फिक्र है। उसने आगे बताया कि गवर्नर यन का कहना है कि इस मामले को 2 हिस्सों में देखना चाहिए। मे चाओफेंग ने एक बच्चे पर अत्याचार किया, वो उसका पर्सनल मामला है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाहर खड़े मे चाओ शियोंग और झाओ देहान की तरफ इशारा करते हुए उसने अपनी बात घुमाई और बोला, डेप्यूटी मेयर झाओ और मे चाओ शियोंग को धोखा दिया गया था। वो तो बस उस बच्चे को बचाना चाहते थे ना। उनका तरीका शायद गलत था, पर उनका इरादा नेक था। लेकिन अब मिलिट्री वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे और तुमने तो आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स तक बुला लिए हैं। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? गवर्नर यन का ऑर्डर है कि मे चाओफेंग और उसकी पत्नी को कानून के हवाले कर दो और बाकी सभी बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। सोफा पर बैठकर एक काली ग्लॉक पिस्टल साफ करते हुए शाओ युआन ने अपना सिर उठाया। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मामला यहीं खत्म करे? मेरा भतीजा अभी भी आईसीयू में पड़ा है। सेक्रेटरी ल्यू शाओ युआन की आंखों में देखकर डर गया, पर उसने सोचा कि उसके पीछे वाइस गवर्नर यन का हाथ है, तो उसने हिम्मत करके कहा, कमांडर शाओ, अपने बात करने के तरीके पर ध्यान दे। लोकल मामलों में मिलिट्री दखल नहीं दे सकती। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बगावत? अचानक बंदूक जोर से टेबल पर पटकते हुए फाह एक तेज आवाज आई और चाय का कप टूटकर चूर चूर हो गया। शाओ युआन जैसे ही मारने के लिए खड़ा होने वाला था, एक लंबे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। अपना चश्मा ठीक करते हुए और ठंडी आवाज में ली जयान बोला, नंबर 5, गुस्से में मत आओ। ऐसे घटिया इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो। और वैसे भी ये लोग अभी अनजान होने का नाटक कर रहे हैं। लीगल तरीके से इन पर एक्शन लेना सच में थोड़ा मुश्किल है। जाओ देहान ये देखकर और भी हवा में उड़ने लगा। बिल्कुल सही कहा। डायरेक्टर ली एक समझदार आदमी है। अगर तुम लोग उस मे चाओ शियोंग को छोड़ दो और मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दो कि ये सब एक गलतफहमी थी, तो आगे चलकर हम दोस्त बन सकते हैं। तभी धुम 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 खिड़की के बाहर जमीन पर अचानक एक रिदमिक कंपन महसूस हुआ और उसके ठीक बाद बड़े ट्रक्स के रिवर्स करने की बीप बीप आवाज आने लगी। ये भारी ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय के आने की आवाज थी। क्या हो रहा है? क्या कोई और मिलिट्री यूनिट आ गई? चौंकर खिड़की से नीचे देखते हुए जाओ देहान के होश उड़ गए। जो गाड़ियां आई थीं, वो मिलिट्री के हरे ट्रक्स या आर्म्ड व्हीकल्स नहीं थे, बल्कि वो काले रंग की होंगची रेड फ्लैग लग्जरी कार्स का एक पूरा काफिला था। पूरी बीफ गाड़ियां थी। वो काफिला पूरे दबदबे के साथ हॉस्पिटल के ग्राउंड में दाखिल हुआ। काले सूट और सफेद ग्लव्स पहने हुए बहुत सारे
लोग तेजी से गाड़ियों से उतरे, कुछ लोग रेड कारपेट बिछाने लगे और कुछ लोग बड़े बड़े बॉक्सेस उतारने लगे। सेक्रेटरी ल्यू भी दंग रह गया। ये कौन सा बड़ा लीडर आ गया? इसका शानो शौकत तो वाइस गवर्नर यान से भी ज्यादा है। ठीक बीच में खड़ी स्ट्रेच होंगची लिमुजीन का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से लगभग 30 साल का एक आदमी बाहर आया। उसने बहुत ही बढ़िया फिट आने वाला डार्क ग्रे रंग का कश्मीरी ओवरकोट पहना हुआ था और गले में एक स्कॉटिश चेकर्ड मफलर डाला हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल गोरा और साफ सुथरा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गर्म जोशी वाली मुस्कान थी। अपने एक हाथ में बेशकीमती लाल चंदन की माला घुमाते हुए और दूसरे हाथ में एक मोटी सी काले रंग की अकाउंट बुक पकड़े हुए ये था असली फैंग स्क्वाड का डिमोलिशन एक्सपर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजर, जो अब जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का डेप्यूटी मिनिस्टर था। ये चिंगशू ऑफिस के अंदर आकर मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखते हुए ये चिंगशू बोला, नंबर 2, नंबर 3 क्या चल रहा है? इतनी छोटी सी बात अभी तक सॉल्व नहीं हुई, मुझे खुद ही आना पड़ा। अपनी गन अंदर रखते हुए और ठंडी आवाज में शिया युआन बोला, कुछ मक्खियां आ गई थी, दिमाग खराब कर रही हैं। सेक्रेटरी ल्यू ने ये चिंगजू को देखा। उसे वो चेहरा अनजान लगा पर उसकी पर्सनालिटी देखकर समझ आ गया कि ये कोई बहुत अमीर या पावरफुल इंसान है। तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है? ये चिंगजू ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सीधा जाकर सोफा पर बैठते हुए और वो काली अकाउंट बुक टेबल पर फेंकते हुए उसने अपने असिस्टेंट की तरफ एक चुटकी बजाई और बोला, जाओ उस आदमी को अंदर लाओ जिसका नाम मई कुछ श्योंग है, और हाँ, डेप्यूटी मेयर जाओ को बता दो कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके साथ कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। जाओ देहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुम होते कौन हो? ये सूचंग है, मैं यहाँ का डेप्यूटी मेयर हूँ। अपनी पलकें उठाकर जाओ देहान को देखते हुए ये चिंगजू ने आराम से अपनी अकाउंट बुक का पहला पन्ना खोला। जाओ देहान, मेल, 46 ईयर्स, सूचंग का सिटी कंस्ट्रक्शन का डेप्यूटी मेयर। 1982 में साउथ सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास करने के लिए योंगजी कंस्ट्रक्शन कंपनी से 3 लाख की रिश्वत ली। 1983 में मकाओ के ग्रैंड लिस्बोआ कैसीनो में पब्लिक फंड से 2 लाख हारा, जो मई चाओ शिवांग ने चुकाया। 1984 में यानी पिछले ही महीने तुमने प्रोविंस कैपिटल में अपनी मिस्ट्रेस के लिए एक विला खरीदा। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तुम्हारे साले का नाम है, पर पैसा फिर से मई चाओ शिवांग ने दिया। जाओ देहान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ठंडा पसीना किसी झरने की तरह बहने लगा। तुम बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो? ये बदनामी है। ये चिंगजू हंसा। बदनामी? डेप्यूटी मेयर जाओ, इस एक हिसाब का मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, कैसीनो का सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी मिस्ट्रेस का स्टेटमेंट मौजूद है। बुक बंद करके थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए वो बोला, मेरा इंट्रो सुनो, मैं ये चिंगजू हूँ। पूरी मिलिट्री का पैसा मैं संभालता हूँ और इसके साथ सभी बड़े बैंक्स की स्पेशल ऑडिट पावर भी मेरे पास है। मेरी इस बुक में ऐसा कोई पैसा नहीं जो ढूंढा ना जा सके। बात बस इतनी है कि मैं किसकी तलाशी लेना चाहता हूँ। ये चिंगजू। पास खड़ा सेक्रेटरी ल्यू ये नाम सुनकर कांप उठा। उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो लगभग जमीन पर गिरने वाला था। एक प्रोविंशियल सेक्रेटरी होने के नाते उसे इस नाम की अहमियत बहुत अच्छी तरह पता थी। वो टॉप लेवल सरकारी बिजनेसमैन है, एक कुबेर यानी गॉड ऑफ वेल्थ, जिसके पास देश के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की चाबी है। यहाँ तक कि प्रोविंस के बजट डेफिसिट यानी घाटे को कवर करने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए होती है। वाइस गवर्नर यान भी जब उससे मिलते हैं तो बहुत इज्जत से मिनिस्टर यान बुलाते हैं। सेक्रेटरी ल्यू की आवाज कांप रही थी। मिनिस्टर यान, ये सब एक गलतफहमी है। गवर्नर यान को पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। अपने हाथ में पकड़ी माला के दानों को आराम से घुमाते हुए ये किंगजो बोला, गवर्नर यान, तुम्हारा मतलब यान लिबन है ना? उसका अभी वाला कॉल बहुत ही सही टाइम पर आया था और इत्तेफाक से मेरे पास उसका भी एक हिसाब किताब है। सूचेंग का वो आधा अधूरा पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट, लगता है गवर्नर यान के साले का भी उसमें शेयर था, है ना? सेक्रेटरी ल्यू का चेहरा मौत जैसा फीका पड़ गया और वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। उसने मान लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। ये आदमी यहाँ बातचीत करने नहीं आया है, ये उनकी कॉन्फिस्केट करने आया है। अपनी जगह से उठकर डर के मारे पत्थर बन चुके जाओ देहान के पास जाते हुए ये किंगजो ने उसके पसीने और तेल से भरे चेहरे पर हल्की सी थपकी दी। जाओ देहान, अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में बैठकर ये हिसाब जोड़ते रहना। ये किंगजो ने हल्के से आवाज लगाई, कोई है? दरवाजे के बाहर से काले सूट पहने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए। पूरी तरह बेहोश से हो चुके जाओ देहान को उठाते हुए उन्होंने कहा, ले चलो, प्रोसिक्यूटर की ऑफिस भेज दो। इल्जाम क्या है? मिलिट्री सीक्रेट्स चुराने की कोशिश और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालना। जाओ देहान को निपटाने के बाद ये किंगजो ने सेक्रेटरी ल्यू की तरफ देखा। वापस जाकर यान लिबेन को बोल देना कि अपनी हद में रहे। सेक्रेटरी ल्यू गिरता पड़ता वहां से दुम दबाकर भाग गया। श्याओ युआन बोला, नंबर 5, तुम सच में कमीने हो, मेरा मतलब तुम सच में खतरनाक हो। आंखें घुमाते हुए ये किंगजो बोला, ठीक है, मक्खन लगाना बंद करो, मैं बेटे को देखने जा रहा हूँ। रूम में शांगदा जुन हाथ में कटोरा पकड़े मुझे बेढंगे तरीके से मना रहा था। चंचन प्यारा बच्चा, एक घूंट और पी लो। मैंने ना में सिर हिलाया, छोटा सा मुंह लटकाया और आंसू भरी आंखों से बोला, अंकल ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ मीठा खाना है। बेचारा होकर सिर हिलाते हुए शांगदा जुन बोला, डायरेक्टर ली ने कहा है कि तुम मीठा नहीं खा सकते वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ये चिंगजो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। किसने कहा मीठा नहीं खा सकते? उसके ठीक पीछे लंबी टोपी पहने 2 शेफ्स थे जो एक सिल्वर फूड ट्रॉली पुश करते हुए अंदर आ रहे थे। पीछे आते हुए और चिढ़कर ली ज़यन बोला, नंबर 5, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, उसका डाइजेशन अभी बहुत कमजोर है। फिक्र मत करो मेरे महान डायरेक्टर। ट्रॉली पर रखे खाने का कवर हटाते हुए ये
ये चिंगजो बोला। उसके अंदर एक बहुत सुंदर चाइना क्ले का बोल था जिसमें दुधिया सफेद रंग का एक थिक पेस्ट ऐसा कुछ था जिससे बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ये मैंने स्पेशली न्यूजीलैंड से फ्लाइट के जरिए शीप्स कोलेस्ट्रम भेड़ का पहला दूध मंगवाया है। इसमें 100 साल पुराने वाइल्ड जिनसिंग से निकला राइस ऑयल मिला है और थोड़ा सा मनुका हनी डाला है। इसमें न्यूट्रिशन भी है, डाइजेस्ट करने में भी आसान है और ये मीठा भी है। ये चिंगजो मेरे बेड के पास आया। मुझ कमजोर से बच्चे को देकर जिसको देकर किसी का भी दिल रो पड़े, उसका दिल पिघल गया। चिन, मैं अंकल ये हूँ। कटोरा उठाकर एक सोने के चम्मच से थोड़ा सा निकालते हुए और हल्के से फूंक मारकर ठंडा करते हुए ये चिंगजो ने कहा, लो चक्कर देखो जो तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए लाया है। डरते डरते उसे देखते हुए मैंने अपना मुंह खोला और एक घूंट लिया। मीठा और इतना स्वादिष्ट जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। अच्छा लगा? ये चिंगजो ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। बहुत अच्छा है, जैसे जैसे मम्मी के हाथों का स्वाद। ये मम्मी के हाथों का स्वाद सुनकर ये चिंगजो की आंखें और भी नम हो गई। अगर अच्छा लगा तो अब हर रोज खाना। तुम्हारे अंकल ने वो पूरा शीप फार्म ही खरीद लिया है ताकि वो खास चंचन के लिए दूध दे सके। तभी कमरे के बाहर से एक हंगामा सुनाई दिया। छोड़ो मुझे, मैं मी चाओ शुंग हूँ, मुझे डेप्यूटी मेयर जाओ से मिलना है। 2 गार्ड्स ने मी चाओ शुंग को किसी मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए दरवाजे तक लाकर पटका। वो अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था और सूचेंग में अपने पॉलिटिशियंस दोस्तों का नाम लेकर इस सिचुएशन से बचना चाहता था। पर अंकल यी चेंगजू अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे की वो मीठी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। वो वार्ड से बाहर निकले और ऊपर से मी चाओ शुंग को किसी कीड़े की तरह घूर कर देखा। अपनी जैकेट से वही काली अकाउंट बुक निकालते हुए उन्होंने एक खास पन्ना खोला, उसे फाड़ा और सीधा मी चाओ शुंग के चेहरे पर फेंककर ठंडी आवाज में बोले, जाओ देहान अभी लॉकअप में बैठकर अपनी गलतियों का कन्फेशन लिख रहा होगा। उसके पास अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अपनी महंगी घड़ी की तरफ देखते हुए अंकल यी की आवाज और खतरनाक हो गई। जहां तक तुम्हारी कंपनी की बात है, तुम्हारा डांस हॉल, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स ठीक 5 मिनट पहले बैंक ने फ्रीज कर दिए हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित हो चुका है। और हाँ, वो 3 करोड़ का लोन जो तुमने उधार लिया था, उसके मालिक ने वो डेट यानी कर्जा अब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है। मी चाओ शुंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फर्श पर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मछली का गला दबा दिया हो। बैंकरप्ट, इतना बड़ा कर्जा? नीचे बैठकर मी चाओ शुंग के डरे हुए चेहरे पर थपकी मारते हुए अंकल यी ने कहा, अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम देख सको कि कैसे सूचेंग का सबसे अमीर आदमी एक ऐसे भिखारी में बदल गया जिसको भीख मांगने का भी हक नहीं है। ये कहकर अंकल यी खड़े हो गए। घिन से अपने हाथ साफ करते हुए उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, ले जाओ इसको, हॉस्पिटल का फर्श गंदा मत करने दो इसको। मी चाओ शुंग को किसी कीचड़ की तरह घसीटते हुए जाते देख अंकल यी ने अपने कोट को ठीक किया, पीछे मुड़कर श्याओ अंकल और ली अंकल से बोले, हो गया, बाहर का काम निपट गया, अब आगे बारी है सबसे खतरनाक शख्स के आने की, है ना? सुबह के 10 बजे थे। मेजिया गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। कुछ आवारा लोग धूप सेकते हुए अभी भी मेरे बारे में बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि अच्छा हुआ कोई उस मनहूस अनाथ बच्चे को ले गया और उस शैतान मामा की किस्मत खराब थी जो मैं उसके गले पड़ गया था। पर तभी अचानक धुम 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 जमीन के पत्थर हवा में उछलने लगे। ये किसी बहुत भारी मशीन के जमीन पर चलने की आवाज थी। एक आवारा आदमी ने हैरानी से अपना सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के रास्ते पर 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आ रहे थे। उनकी भारी कैनन्स आसमान की तरफ थी। उनके पीछे स्पेशल फोर्सेस से भरे 10 मिलिट्री ट्रक्स थे और हवा में 3 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स वी फॉर्मेशन में नीचे उड़ते हुए आ रहे थे, जिनकी तेज हवा में गांव के घास के ढेर उड़ा दिए थे। बाप रे, आर्मी, पूरी आर्मी आ गई है। गांव वाले डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और गिरते पड़ते गांव के अंदर भागने लगे। बूम! पहला आर्मर्ड व्हीकल बिल्कुल नहीं रुका। उसने सीधा मेजिया विलेज लिखे हुए लकड़ी के गेट को तोड़कर गिरा दिया। वो लोहे का जानवर गांव के सेंटर स्क्वायर में आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक भारी मिलिट्री बूट ने जमीन पर जोर से कदम रखा और जमीन पर पड़ी बर्फ उछल गई। जो शख्स बाहर आया वो 6 फीट 4 इंच लंबा था और एक लोहे के टावल जैसा मजबूत था। उसने स्पेशल फोर्सेस का कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसका टैक्टिकल वेस्ट उसके मसल्स की वजह से फटने को हो रहा था। आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस थे और मुंह में एक बिना जली सिगार दबाई थी। ये थे मेरे तीसरे अंकल, फैंग स्क्वाड के ओरिजिनल असॉल्ट टीम मेंबर और अब स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के कमांडर ले हु, थंडर गॉड। उनके ठीक पीछे जांग दाजुन लंगड़ाते हुए गाड़ी से कूदा, अपने ब्लैक सनग्लासेस उतारते हुए। ले अंकल की वो आंखें सबको दिखीं जो गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर किसी को कच्चा चबाने वाला हो। उन्होंने इस शांत दिखने वाले छोटे से गांव पर एक नजर डाली और दांत पीसकर ऑर्डर दिया, अरेस्ट देम, पकड़ लो सबको। उनका ऑर्डर मिलते ही सैकड़ों फुली आर्म्ड स्पेशल फोर्सेज भूखे शेरों की तरह गांव के हरे कोने में घुस गए।
जांग दाजुन का हाथ कस के पकड़ते हुए लई अंकल की भारी आवाज गूंजी। मेरे चैन चैन को किसने परेशान किया था? उसकी थंडर को किसने मारा था? तुम बस उंगली रखो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। जांग दाजुन की आंखें आंसुओं से लाल थीं। उसने रोते हुए गांव के ईस्ट साइड वाले एक घर की तरफ इशारा किया और बताया कि वहां का आदमी कसाई है। परसों वही आदमी कुत्ते को पकड़ने वाली रस्सी लेकर आया था और थंडर को मारकर खाने के लिए घसीट रहा था। कॉक! लई अंकल जोर से दहाड़े और लंबे कदम भरते हुए उस घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा बंद था, पर लई अंकल ने दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं समझा। जोर से एक भारी किक मारते हुए फा! वो मोटा लकड़ी का दरवाजा किसी पेपर की तरह टूटकर अंदर जा गिरा। अंदर बैठे शराब पी रहे उस कसाई ने डरकर अपना चाकू उठाने की कोशिश की, पर लई अंकल पहले ही अंदर घुस चुके थे। एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटकते हुए लई अंकल चिल्लाए, तुझे एक मिलिट्री डॉग का गोश्त खाना था? पहले मैं तेरी ये पूरी चर्बी उतारता हूँ, ले जाओ इसे स्क्वायर पर घसीट कर। फिर जांग दाजुन ने एक और घर की तरफ इशारा किया जहां के बच्चे ने मुझ पर और थंडर पर पत्थर मारे थे और उसकी मां हंसी थी। स्पेशल फोर्सेस उस घर में भी दरवाजा तोड़कर घुस गए। वो मोटा बच्चा डर के मारे रोने लगा। उसकी बेशरम मां ने हंगामा करना चाहा, तुम आर्मी वाले किस हक से हमें पकड़ रहे हो? क्लिक! एक काली बंदूक सीधे उसके माथे पर तानते हुए एक कमांडो बोला, बकवास बंद और चल। सीन 4, शहीद का सच और जमीर की मौत। सिर्फ 20 मिनट के अंदर पूरा मेजा विलेज छान मारा गया। दसियों लोग जिन्होंने मुझे परेशान किया था या चुपचाप तमाशा देखा था, सबको स्क्वायर में लाकर इकट्ठा कर दिया गया। ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बाकी सैकड़ों लोगों से एक बड़ा सर्कल बनवा लिया गया था। उस सर्कल के अंदर वो 30 मुजरिम अपने घुटनों पर बैठे थे, जिसमें वो कसाई, उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स और सबके ठीक सेंटर में हॉस्पिटल से स्पेशली लाए गए मई चाओफिंग और मई डांटिंग हथकड़ी पहने बैठे थे। ठंड के मारे उनकी नाक बह रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अकड़ थी। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हाथ में मेगाफोन लेते हुए लई अंकल ने पहले आसपास खड़े सभी गांव वालों को घूर कर देखा। यही थे वो जाहिल और बेहिस लोग जिन्होंने एक शहीद के अनाथ बच्चे की उस नरक जैसी जिंदगी पर चुपचाप तमाशा देखा था। मई चाओफिंग को देखकर एक ठंडी मुस्कान देते हुए लई अंकल बोले, क्या हुआ, अभी तक अकड़ बाकी है? क्या तुम्हें लगता है कि अपने घर के बच्चे पर जुल्म करना हमारा मामला नहीं है? मई चाओफिंग ने अपना सिर उठाया। हालांकि वो डरा हुआ था, पर उसने अपना वही घटिया लॉजिक दिया कि ये फैमिली मैटर है और वो मेरा मामा है। घर का मामला? गुस्से से मेगाफोन जमीन पर फेंकते हुए और एक झटके से अपना यूनिफॉर्म फाड़ते हुए ले अंकल ने अपनी छाती सबको दिखाई, जिस पर बहुत से जख्मों के निशान, स्कार्स थे। अपनी छाती पर बने एक लंबे निशान की तरफ इशारा करके दहाड़ते हुए वो बोले, दिख रहा है ये स्कार? ये 1984 की बात है। लाओशैन के बॉर्डर पर एक रॉकेट से उड़ गया था मैं। मेरी मौत तय थी, तो कौन था जिसने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और उस माइन फील्ड में 3 किलोमीटर तक जमीन पर रेंग कर लाया? कौन था जिसने अपना आखिरी पेन किलर मुझे दिया और खुद गोली के दर्द को सहता रहा? वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सिर्फ ले अंकल की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। नॉर्थ साइड की तरफ उस दूर बॉर्डर की दिशा में इशारा करते हुए उनकी आवाज किसी जख्मी जानवर की चीख जैसी लग रही थी। वो ये थिंग था, वही जिसे तुम लोग मरा हुआ शैतान कह रहे हो। वो इस बच्चे का सगा बाप था। उसने अकेले बस एक गन से उस बॉर्डर पर होल्ड किया और एंड में दुश्मनों के साथ एक ग्रेनेड से खुद को उड़ा लिया। जब वो मरा, उसकी एक हड्डी भी ठीक से नहीं मिली। उसने बॉर्डर्स पर अपनी जान दी, लेकिन क्यों? इसलिए ताकि तुम लोग चैन से खेती कर सको और आराम से सो सको। गुस्से से मई चाओफिंग की तरफ उंगली करते हुए ले अंकल चिल्लाए, लेकिन तुमने उसके बच्चे के साथ क्या किया? उसे लकड़ी के गोदाम में रखा, सड़ा हुआ खाना खिलाया, जानवर की तरह पीटा। उसने तुम लोगों के लिए अपना सारा खून बहा दिया और तुमने उसके बच्चे का ही खून चूसा। अगर तुमने उसे बस थोड़ा सा गर्म खाना दिया होता तो आज लेहू यहां सबको सिर झुकाकर थैंक यू कहता, पर तुमने वो भी नहीं किया। बूम! अपने हाथ से एक भारी पत्थर पर जोर का मुक्का मारते हुए ले अंकल ने उस मजबूत ग्रेनाइट के पत्थर को चिटका दिया। वहां उन गांव वालों में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए आगे आया और ले अंकल के सामने अपने घुटनों पर झुक गया। ये हमने क्या पाप कर दिया हीरो, ये हमें माफ कर दो, हम सब आपके गुनहगार हैं। वो बाकी बचे लोग जो चुप थे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। धड़ धड़ स्क्वायर में मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। वहां अब रोने और अफसोस की आवाजें गूंजने लगी थी। वो कसाई जमीन पर अपना सिर मार मार कर रो रहा था, जिससे उसका खून बहने लगा था। उन बदमाश बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जोर से थप्पड़ मारा और उनका सिर जमीन पर टच करवाकर मुझसे और मेरे पापा से माफी मांगने को कहा। पूरा मेजिया विलेज अपनी शर्मिंदगी में घिर चुका था। ये उनकी तरफ से बहुत लेट आई हुई माफी थी, लेकिन कम से कम अब इंसाफ हो रहा था। लेकिन उन सब लोगों के रोने और माफी मांगने के बीच भी घुटनों के बल बैठे मई चाओफिंग और मई डांटिंग अभी भी अपनी अकड़ से गर्दन ऊंची करके बैठे थे। उनके चेहरे पर डर तो था, पर इस डर से ज्यादा वो किसी ऐसे जुआरी की तरह लग रहे थे जो सब कुछ हार गया हो और अब खुद को पागल कर चुका हो। घुटनों के बल बैठे हुए जोर से चिल्लाता हुआ मई चाओफिंग दहाड़ा, मैं नहीं मानता इसको। उसकी इस आवाज से बाकी सभी लोगों का रोना रुक गया। उसने सिर उठाकर ले अंकल को बड़ी नाराजगी और नफरत वाली नजर से घूर कर देखा। ठंड से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठे उस शैतान मामा मई चाओफिंग ने एक ऐसी घटिया बात बोली जिसे सुनकर वहां सभी के होश उड़ गए। क्या फर्स्ट क्लास मेरिट, कैसी देश की रक्षा!
वो पागलों की तरह चिल्लाया। वो ये थिंग वहां अपनी मर्जी से गया था, इससे मेरा क्या लेना देना। वो मर गया, उसकी बीवी भी मर गई, तो वो मिलिट्री मेडल एक इनहेरिटेंस बन गया। मैं उनका अकेला रिश्तेदार बचा हूं। मैंने उसे बेचकर पैसे कमा लिए, तो क्या गलत किया? ये मेरा कानूनी हक है। मे चाओ फेंग जैसे आखिरी तिनके का सहारा ले रहा था। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम लोग अब इतनी अकड़ दिखा रहे हो, पिछले 4 साल से कहां मर गए थे? अब यहां अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो? मेरे पास लॉयर है। मेरे बड़े साले मे चाओ शोंग पर अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। ये बस एक आपस का मामला है, फैमिली डिस्प्यूट। तुम लोग मुझे डराना बंद करो। ज्यादा से ज्यादा कुछ साल की सजा होगी। जब मैं बाहर आऊंगा तो वापस उस अनाथ पिल्ले को ढूंढ कर निकालूंगा। पूरा गांव सुन्न रह गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस हद तक बेशरम और नीच हो सकता है। यहां तक कि जमीन पर बैठे गांव वाले भी हैरानी से उस औरत और आदमी को देखने लगे, जैसे किसी 2 अजीब मॉन्स्टर्स को देख रहे हो। ले अंकल यानी थंडर गॉड को इतना गुस्सा आया कि उनकी हंसी छूट गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेई चाओ फेंग के ठीक आगे आकर खड़े होते हुए उनकी शेर जैसी आंखों में से गुस्से की वो आग अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी शांति थी जैसी मुर्दों को देखते वक्त होती है। अपना सिर हिलाते हुए, अपनी कमर से पिस्टल निकालकर कॉ करते हुए काली बंदूक की नली सीधा मेई चाओ फेंग के माथे पर लगा दी गई। जब तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ले अंकल की उंगली ट्रिगर पर आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगे। मुझे मत मारो। मे चाओ फेंग को आखिरकार डर लगने लगा और उसकी पैंट गीली हो गई, पर वो अभी भी अकड़ते हुए बोला, तुम एक बेकसूर को नहीं मार सके। इतने सारे लोग देख रहे हैं। घबराकर आगे भागते हुए और ले अंकल का हाथ पकड़ते हुए जैंग दाजुन चिल्लाया, कमांडर ले, ऐसे घटिया इंसान के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। कैप्टन ये ऊपर से सब देख रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम ऐसे आदमी को मारकर अपने हाथ गंदे करो। ले अंकल की बाजुओं की नसें फूल गई थी। उनका जिस्म डर और गुस्से से कांप रहा था। वो सच में इस जानवर को वही गोली मार देना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि जैंग दाजुन ठीक कह रहा है। इसको ऐसे मारना बहुत आसान हो जाएगा और इससे फैंग स्क्वाड के लिए बिना वजह की पॉलिटिकल परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। ले अंकल ने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक पीछे कर ली। उन्होंने मे चाओ फेंग को मौत से बचने के बाद वाली खुशी में झूमते देखा। उनके होठों पर अचानक एक ऐसी ठंडी मुस्कान आई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। तूने ठीक कहा, मैं तुझे नहीं मार सकता। मे चाओ फेंग के चेहरे पर टपली मारते हुए और आवाज धीमी करते हुए ले अंकल बोले, तुझे पता है कि मेरे बाकी भाई क्यों नहीं आए, खास तौर पर नंबर 6। मे चाओ फेंग चौंक गया, पर ले अंकल ने इस बात पर और कोई डिटेल नहीं दी। उन्होंने बस मतलब भरे अंदाज में कहा, उसका दिल बहुत छोटा है और वो बिल्कुल तेरी तरह अकड़ने वाला इंसान है। तुझे लगता है तू कानून जानता है और खुद को बचाने के ख्वाब देख रहा है, तो तू दुआ कर ले। खड़े होकर अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट को इशारा करते हुए ले अंकल ने ऑर्डर दिया, इन सब को ले चलो और इन दोनों जानवरों को अलग से बंद करना। इन्हें मरने मत देना और इन्हें सोने भी मत देना। सुबह होने तक इनको नए आने वाले शख्स के हवाले कर देना, नंबर 6 के। जब मे चाओ फेंग ने मिलिट्री इंटेलिजेंस 3 के लफ्ज सुने तो भले ही उसे इसका पूरा मतलब नहीं समझ आया, पर ले अंकल की आंखों से उसको एक ऐसा मैसेज मिल गया जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। बर्फ फिर से गिरने लगी। गांव वाले अब भी वहां घुटनों पर बैठे थे। किसी की भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। वहां जाते हुए जहां कैप्टन ये का पुराना और टूटा हुआ घर था, पूरी इज्जत के साथ मिलिट्री सल्यूट देते हुए ले अंकल बोले, मुजरिम पकड़े गए हैं पर अभी तक इंसाफ पूरा नहीं हुआ। नंबर 6 तुम्हारे आखिरी हिसाब का एक एक पैसा वसूल करेगा। एक बर्बाद अंडरग्राउंड बंकर। मे चाओ फेंग एक ऐसी लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ था जिसको जमीन के साथ वेल्ड किया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाई हुई थी। उसके दोनों पैर भी लोहे की जंजीरों से बंधे थे। उस वक्त मे चाओ फेंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो। तुम लोगों ने मुझे इल्लीगल डिटेंशन में बंद किया है। मुझे अपने लॉयर से मिलना है, डेप्यूटी मेयर से मिलना है। एक बहुत भारी लोहे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर आने वाला आदमी एक काले रंग का लंबा कोट पहने हुए था, जिसका जिस्म काफी पतला था। वो करीब 30 साल का लग रहा था और उसकी स्किन ऐसी सफेद पड़ चुकी थी जैसे उसने सालों से धूप न देखी हो। उसके फीचर्स ठीक थे पर थोड़े अजीब, फेमिनिन लग रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सिल्वर ब्रीफकेस था। उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मी चाओ फेंग की आंखों में घूरता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह काली थी, जैसे वो सीधा किसी की रूह को देख रही हो। तुम कौन हो? मी चाओ फेंग को उसे देखकर घबराहट हुई और वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरा बड़ा साला मी चाओ श्योंग है और मेरे पीछे मेयर का सपोर्ट है। आदमी हंसा। वो बिल्कुल हल्की काम सी हंसी थी, पर इसे देखकर किसी के भी हड्डियों में ठंडक फैल जाए। आराम से अपने काले लेदर के ग्लव्स उतारते हुए, जिसके नीचे उसके हाथ बहुत लंबे दिख रहे थे, फिर उसने वो सिल्वर ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस में ठीक ढंग से 2 चीजें रखी हुई थी, एक मोटी सी फाइल डॉसिए और एक चमकती हुई धारदार डैगर खंजर। आदमी की आवाज बहुत गहरी थी, जिसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? ये थिंग का साया, पर हाँ,
लोग मुझे गॉड ऑफ डेथ बुलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये थे मेरे एक और अंकल। नंबर 6, शन यनचौ। मी चाओ फेंग ने थूकते हुए कहा, ये सब भूत प्रेत का नाटक बंद कर। तुझे लगता है मैं इन बातों से डर जाऊंगा? अगर हिम्मत है तो मुझे मार दे। अंकल शन यनचौ को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए, डैगर को उठाकर और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए वो बोले, चलो एक गेम खेलते हैं। वो फाइल उठाकर और उसके धागे को आराम से खोलते हुए अंकल शन ने कहा, इस गेम का नाम है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। टेबल पर मी चाओ फेंग के ठीक सामने दसियों पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स फैल गए। मी चाओ फेंग, एज 38, 1968। जब तुम 8 साल के थे, तुमने पड़ोस की विडो वांग को नहाते हुए छुप कर देखा था। पकड़े जाने पर तुमने उसी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से विडो वांग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1975, आर्मी में जाने से बचने के लिए तुमने 1 किलो सोया सॉस पी ली ताकि बीमार हो जाओ और अपने बाप को कमेटी के आगे घुटने टेककर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 1980, कंस्ट्रक्शन साइट से तुमने 1 ट्रक TMT बार्स चुराई और बेच दी। इसके बदले तुम्हारे साथी वर्कर लाओ जाओ को फंसाया गया और वो 3 साल के लिए जेल चला गया। मे चाओ फंग की आंखें फटी रह गईं। ये सारी बातें सदियों पुरानी थी, जिसमें से कुछ तो उसकी बीवी तक नहीं जानती थी। इस आदमी को इन सब के बारे में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम ये सारा झूठ मुझे फंसाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? अंकल शैन बोले, अभी सबसे बढ़िया हिस्सा आना बाकी है। उन्होंने एक फोटो निकाली। ये मेरी उस वक्त की तस्वीर थी जब मैं पहली बार इस मामा के घर लाया गया था। मैं गोरा और गोल मटोल सा था। मेरी आंखों में एक चमक थी। फिर उन्होंने एक और फोटो निकाली। ये मेरी अब की तस्वीर थी। मेरे पूरे जिस्म पर बस जख्म भरे थे। अपने हाथ का डैगर हल्के से मे चाओ फंग के गाल पर लगाते हुए खंजर की ठंडक से मे चाओ फंग का पूरा जिस्म कांप गया। मे चाओ फंग, मैं जानना चाहता हूँ कि सर्दियों के बीच जब तुमने सिर्फ 4 साल के चंचन को उस कुत्ते के गोदाम में बंद कर दिया था, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने जलते हुए सिगरेट उसकी पीठ पर लगाए और उसको रोते और मिन्नतें करते सुना? मे चाओ फंग अभी भी खुद को बचा रहा था। मैं बस बच्चे की तरबियत कर रहा था। मैं उसका मामा हूँ, ये मेरा हक है। अपने हाथ का डैगर हल्के से थोड़ा और हिलाते हुए और मे चाओ फंग के गाल पर एक पतली सी खून की लकीर बन गई। ये दर्दनाक नहीं था, पर खून की गर्मी महसूस हो रही थी। अगर तुम उसकी तरबियत कर रहे थे तो तुमने ये थिंग के मिलिट्री मेडल्स एंटीक बेचने वालों को क्यों बेचे? और तुमने किसी बच्चा चोर से उसे 500 रुपए में बेचने की डील क्यों की थी? फाइल से बैंक रसीद की कॉपी निकालकर मे चाओ फंग के चेहरे पर फेंकते हुए अंकल शैन बोले, इस पर जो पैसे रिसीव करने वाला नाम है वो तुम्हारा है। मे चाओ फंग, तुम बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे थे, तुम उसको बेच रहे थे, एक शहीद की औलाद को। मे चाओ फंग बुरी तरह घबरा गया। ये उसका सबसे बड़ा राज था। उसने ये सब इतने चुपके से किया था। वो जोर लगाने लगा, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। और उसके हिलने से लोहे की कुर्सी एक चुभन भरी आवाज करने लगी, हवा में सांस छोड़ते हुए, जैसे वो मे चाओ फंग की बेवकूफी पर मायूस हो रहे हों। फिर उन्होंने टेबल पर रखे एक छोटे रिमोट का बटन दबाया। बिज़, दीवार पर लगा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चालू हुआ, जिसमें ठीक ऐसी ही दूसरी इंटरोगेशन वाली जगह दिख रही थी।